नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जो आज़ादी के बाद से एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और भारत सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A जो हटाया था, उस क्या आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में थे, क्या अगेंस्ट में थे, और इसके हटाने के बाद से क्या सिचुएशन रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इसके पूरे बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो उस समय कश्मीर को भी ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाओ या भारत में मिल जाओ। तो कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उनका कहना था कि मैं यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट नेशन इस्टेब्लिश करूंगा। तो वो जो इंडिपेंडेंट नेशन इस्टेब्लिश करना चाहते थे, उनका फैसले का स्वागत किया गया था। लेकिन पाकिस्तान का नज़र कश्मीर पर तब भी था, तो कई सारे कबायली ग्रुप के द्वारा कश्मीर पर हमला करवाया गया। और उसी दौरान राजा हरि सिंह जो थे, उन्होंने भारत से मदद मांगा। जब उन्होंने भारत से मदद मांगा तो भारत ने कहा कि आप हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कर लो, तभी हम वहां पर अपनी आर्मी को भेजेंगे और आपको बचाएंगे। तो राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था भारत सरकार के साथ उस समय। और उसी में एक आर्टिकल 370 जो निकला था, वो ये स्पेसिफाई करता था कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और फाइनेंस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डील करेगी। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, उसे स्टेट गवर्नमेंट का भी परमिशन लेना पड़ेगा ताकि वो कश्मीर में इंप्लीमेंट किया जा सके। बेसिकली ये सभी मुद्दों के अलावा स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी और वहां पर रन करेगी। यानी कि जो कश्मीर में नागरिक रह रहे थे भारत के, वो अलग प्रॉपर्टी लॉज में थे, कई सारे अलग अलग राइट्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में थे। लेकिन वो कश्मीर में इंप्लीमेंट तब तक नहीं हो सकते थे जब तक वहां की स्टेट लेजिस्लेचर इसे अलाउ नहीं करते। तो इस चीज का डिमांड काफी समय से था कि कश्मीर भारत का एक राज्य होते हुए भी हमारे साथ कंप्लीटली मर्ज नहीं हुआ। और भी कई सारे राज्य थे, लेकिन कश्मीर प्रॉपरली मर्ज नहीं हो पाया। एक साइकोलॉजिकल बैरियर था लोगों के सामने कि कश्मीर अभी भी एक अलग तरह से काम करता है, अलग अलग हिस्से के लोग वहाँ पर कंप्लीटली जाके रह नहीं सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो अलग अलग राइट्स थे उनके पास, जो भारत सरकार नीतियाँ बनाती थी, वहाँ पर इम्प्लीमेंट होने में स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होता था। तो ये सब चीज़ को लेके एक बैरियर क्रिएट हो गया था और काफ़ी समय से ये डिमांड था कि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाए। अब क्या आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में थे और क्या अगेंस्ट में, पहले ये जानते हैं। अब आर्ग्यूमेंट जो इसके फेवर में जाते थे कि यही कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है लोगों के सामने। दूसरे, जो ये कई सारे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाते थे वहां के मुस्लिम्स को कि आप अभी भी इंडिया में कंप्लीटली मर्ज नहीं हुए हो। अब जो आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट में जाते हैं कि जो वहां पर कई सारे ग्रुप्स हैं, सेशनिस्ट ग्रुप, जो चाहते हैं कि ये मर्ज हो जाए या एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, तो इसके कारण एक इंटरनेशनलाइजेशन इस इशू का हो जाएगा। क्योंकि वो चाहेंगे कि आप प्लेबिसाइड करवाओ, जनमत संग्रह करवाओ, ताकि यहाँ के लोगों से पूछा जाए कि आपको क्या करना है, मिलना है या नहीं मिलना है। तो इस चीज़ के कारण इस इशू को लेकर इंटरनेशनलाइज हो सकता है ये इशू। इस अब आप कई बार मीडिया में सुनते होंगे, जो वहाँ के कई सारे नेता कुछ अलग अलग बात बोल देते होंगे। तो ये भी लोगों का कहना था कि सेशनिस्ट मूवमेंट इससे कम हो जाएगा, ये बेसलेस हो जाएगा, क्योंकि जो कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर भी ये सारा प्रॉब्लम्स आया था, जबकि वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। तो ये सब कुछ आर्गुमेंट्स इसके अगेंस्ट में चल जाते हैं। 5 अगस्त 2019 को इस आर्टिकल को हटाया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ला गया कि हम कश्मीर को फिर से एक नया तरीका से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये एक्ट जो है 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया। इसके अंडर जो जम्मू एंड कश्मीर का पहले से हिस्सा था, उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर जो कि असेंबली के साथ होगा, दोनों ही यूनियन टेरिटरी बन जाएगा। एक लद्दाख रहेगा जिसमें कि कोई भी असेंबली नहीं रहेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ से डायरेक्टली वहां पर कंट्रोल हासिल कर लेगी, ताकि वहां पर जो कई सारे मूवमेंट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, मिलिटेंट मूवमेंट, जो पाकिस्तान द्वारा फंडेड आतंकवादी संगठन वगैरह है, तो थोड़ा सा उसमें कमी आएगा इस चीज को लेकर। यह बिल प्रोवाइड करता था कश्मीर को टोटल 107 सीट्स के साथ, कि इसमें टोटल इतना सीट्स हो जाएगा, जिसमें 24 सीट खाली छोड़ दिया जाएगा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके लिए। क्योंकि फ्यूचर में जब वो मिला लिया जाएगा तो वहां पर भी ये इलेक्शन करवाया जाएगा। इसके अलावा वहां पर जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा। उसके अलावा अगर जुडिशियरी का बात करें, तो जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट होगा वो लद्दाख और कश्मीर दोनों के लिए सेम होगा। इसके अलावा मिनिस्टर्स जो है वो 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी वो कश्मीर में भी और लद्दाख में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सब कुछ रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ मेन फीचर्स थे। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 35A का, जो कि ऐड किया गया था 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा।
जो महाराजा हरि सिंह थे और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसके बीच कुछ ऐसा बातचीत हुआ कि मतलब जो कश्मीर के लोग हैं उनके कुछ स्पेशल राइट्स होंगे, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होंगे। आर्टिकल 35A बेसिकली यही बताता था कि वहाँ के कुछ प्रिविलेजेस दिए जाएंगे वहाँ के लोगों को, जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग होंगे, ताकि उनके राइट्स को बचाया जा सके। ये आर्टिकल 35A को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वहाँ के जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं, गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स हैं और लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, उनमें स्टेट के जो लोग हैं, परमानेंट जो वहाँ के लोग हैं, उन्हें डिफाइन कर दिया जाएगा और उन्हें कुछ ज़्यादा स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे इससे रिलेटेड। और जो कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसे भी कुछ ना कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिल जाएंगे आर्टिकल 35A के अंडर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि रेफरेंडम कश्मीर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड 1990s के दौरान जो कश्मीरी पंडित्स हैं उन्हें फोर्सिबली वहां से भगा दिया गया। तो जो डेमोग्राफी था कश्मीर का वो काफी ज्यादा बदल चुका है। तो भारत को अब एग्री इस बात पर नहीं करना चाहिए कि हमें वहां पर रेफरेंडम करवाना है। और दूसरा बात ये कि जो POK है उसे पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, जब तक वो खाली नहीं करता रेफरेंडम का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है। इसके अलावा अगर बात करें जो सिचुएशन बना है आर्टिकल 370 35A के हटने के बाद, तो वहां पर जो वायलेंस रिलेटेड मैटर उनमें कमी आया है, स्टोन पेल्टिंग से रिलेटेड मैटर में भी कमी आया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर जो वायलेंस एक्टिविटीज थे, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गए, जो पत्थरबाज थे वहां पर, स्टोन पेल्टिंग का एक्टिविटीज, उनमें कमी तो आया है। तो आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद जो पाकिस्तान वहां पर टेररिस्ट को भेज रहा था, कई सारे और भी एक्टिविटीज कर रहा था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट कर रहा था, उसमें कमी तो आया है। इसके अलावा प्रेजेंट के टाइम में जो मिलिटेंट है वहां पर, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब टारगेट कर रहे हैं आम जनता पर, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि आर्मी पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आम जनता को टारगेट कर रहे हैं, जिसके कारण ये एक नया सिचुएशन बन रहा है कि अब सरकार को इस बात को देखना पड़ेगा कि आम जनता ज़्यादा टारगेटेड हो रहे हैं एज कंपेयर टू जो वहाँ पर जवान से उनसे। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। सब सिचुएशन जो कश्मीर में बन रहा है काफ़ी अशांति वाला बात था, लेकिन आर्टिकल 370 35A के हटने के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली डीलिंग कर रही है कश्मीर में, जिससे कि जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड या फिर जो स्टोन पेल्टिंग है, उनमें कमी तो आया है। धन्यवाद।